Hello students, welcome to another class of MA Previous Sociology। आज की क्लास में हम आपके सेकंड पेपर का चौथा यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं और चौथा यूनिट आप सभी को ज्ञात ही होगा, मैक्स वेबर के बारे में है। और इस यूनिट में आपको मैक्स वेबर का जो सैद्धांतिक योगदान है समाजशास्त्र को, उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम एक संक्षिप्त परिचय लेंगे मैक्स वेबर के समाजशास्त्र का, उनके जो समाजशास्त्र की मौलिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और साथ ही जो उनके मौलिक विचार हैं समाजशास्त्र को लेकर के उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम एक नज़र डालेंगे उनकी महत्वपूर्ण कृतियों पर। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। Max Weber, born 1864, was a German sociologist. मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे जिनका जन्म जर्मनी में ही सन 1864 में हुआ था। He, along with Karl Marx and Emile Durkheim, is regarded as the pioneering social thinker who was instrumental in establishing the science of society. तो कार्ल मार्क्स और इमाल दुर्खीम के समान ही मैक्स वेबर भी एक बहुत ही प्रणेता सामाजिक चिंतक थे, महान सामाजिक चिंतक थे जिन्होंने समाज के विज्ञान की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। Max Weber, like Emile Durkheim, was strongly in favor of a science of society, but unlike Durkheim, felt that the methodology of a science of society should be different from the methodology adopted by the natural sciences. तो दुर्खीम के समान ही मैक्स वेबर भी यह मानते थे कि समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान होना चाहिए, अर्थात समाजशास्त्र में सामाजिक प्रघटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए और ये संभव भी है। लेकिन जो असहमति थी उनकी इमाल दुर्खीम से, वो इस बात को लेकर के थी कि मैक्स वेबर ये समझते थे कि जिन पद्धतियों का उपयोग प्राकृतिक वैज्ञानिक करते हैं प्रकृति के अध्ययन में, भौतिक पदार्थों के अध्ययन में, उन पद्धतियों से समाज का अध्ययन नहीं किया जा सकता, उन पद्धतियों से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए अलग से पद्धति विकसित की जानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही जो फिनोमेना हैं, प्राकृतिक घटनाएं और सामाजिक घटनाएं, उनकी प्रकृति अलग है और इसलिए हम उन मेथड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते समाज के अध्ययन में जिनका उपयोग नेचुरल साइंटिस्ट करते हैं। अब आपको याद होगा दुर्खीम का विचार इससे बिल्कुल उलट था। वे कहते थे कि जिन मेथड्स का उपयोग नेचुरल साइंटिस्ट करते हैं, प्राकृतिक वैज्ञानिक करते हैं, हूबहू उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मतभेद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहाँ तक साइंस ऑफ सोसाइटी की बात है, दोनों ये मानते थे कि समाज का विज्ञान ही होगा समाजशास्त्र, लेकिन पद्धति को लेकर दोनों में असहमति थी। दुर्खीम उन्हीं पद्धतियों के उपयोग पर बल दे रहे थे जो प्राकृतिक वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैक्स वेबर ये कहते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र को अपनी अलग पद्धतियाँ विकसित करनी होंगी, तभी हम समाज का सही और विश्वसनीय अध्ययन कर पाएंगे। To Max Weber, sociology was the scientific study of social action. अब आपको याद होगा दुर्खीम ने समाजशास्त्र को कैसे डिफाइन किया था? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन। मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं? समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो एक फैक्ट की बात कर रहा है, दूसरा एक्शन की बात कर रहा है। वह कह रहे हैं कि समाज सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है और मैक्स वेबर कह रहे हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। He opined that human beings act towards other people or groups by giving their own subjective meanings to the situation and the actions of others.
तो ये हम सभी जानते हैं कि समाज शास्त्र सोसाइटी को कैसे डिफ़ाइन करता है, समाज को कैसे डिफ़ाइन करता है। अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, यानी सामाजिक संबंधों का जाल। और ये सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं? जब लोग एक दूसरे के प्रति अंतर्क्रिया करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो उस इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप उनके बीच में सोशल रिलेशनशिप्स, सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। तो मैक्स वेबर कह रहे हैं कि जितना भी ह्यूमन इंटरैक्शन है वास्तव में, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह से जो अंतर्क्रिया करता है, वह कैसे करता है, उसका आधार क्या है? तो वो ये कहते हैं कि उसका आधार है व्यक्तिनिष्ठ अर्थ। इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति एक दी हुई दशा में पहले तो वो दशा को डिफ़ाइन करता है। क्या हम एक सिचुएशन में हैं, एक परिस्थिति के अंदर हैं, तो वो परिस्थिति क्या है उसको वो अपनी तरह से समझता है, उसको अपनी तरह से डिफ़ाइन करता है। और उसके बाद उस परिस्थिति में जो लोग हैं या जो समूह हैं, उनके व्यवहारों को या उनकी क्रियाओं को भी वो अपना एक अर्थ देता है। और उन अर्थों के हिसाब से ही वह जो भी अर्थ दे रहा है, उसके हिसाब से ही उसकी क्रिया या प्रतिक्रिया तय होती है। तो दूसरे शब्दों में वास्तव में मैक्स वेबर ये कह रहे हैं कि मनुष्य एक चेतन प्राणी है। वो निरंतर सोचता समझता है। तो वह चूँकि चेतन है, तो वह किसी भी दशा को अपना व्यक्तिगत अर्थ देता है और उस अर्थ के आधार पर ही उसकी क्रिया या प्रतिक्रिया तय होती है। वह अन्य व्यक्ति उसके प्रति जो व्यवहार कर रहे हैं उनको एक अर्थ देता है और उस अर्थ के आधार पर ही उसकी प्रतिक्रिया तय होती है। तो इस तरह से मनुष्य जो है वह लगातार कह रहा है, मैक्स वेबर कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति को, किसी भी दशा को अपनी तरह से डिफ़ाइन करता है और अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को एक अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ देता है और उसका ये अर्थ ही उसके क्रिया और प्रतिक्रिया के स्वरूप को, उसके फॉर्म को तय करता है। Thus, it is the task of the sociologist to comprehend those subjective meanings by putting himself in the place of the actors. तो जब यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिनिष्ठ अर्थों के हिसाब से व्यवहार करते हैं, तो फिर वह कहते हैं कि तो अब सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या है, समाजशास्त्री का काम क्या है? वह यह है कि वह उन व्यक्तिनिष्ठ अर्थों को समझे। और वह उन व्यक्तिनिष्ठ अर्थों को कैसे समझेगा? जब वह स्वयं को उसकी जगह रखेगा, एक्टर की जगह रखेगा और समझने की कोशिश करेगा कि वह इन दशाओं को और अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को क्या अर्थ दे रहा है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि सोशियोलॉजिस्ट का काम उन व्यक्तिनिष्ठ अर्थों को समझना है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति एक दी हुई सिचुएशन में व्यवहार कर रहा है अन्य व्यक्तियों के प्रति। He put forward the concept of verse 10 which means interpretive understanding. तो उन्होंने मैक्स वेबर ने एक कॉन्सेप्ट सामने रखा और वह था वर्स 10। वर्स 10 एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग, निर्वचनात्मक अर्थ। अर्थात जो सोशियोलॉजिस्ट है वो स्वयं को वहाँ रखे और व्यक्तिनिष्ठ अर्थों को समझते हुए एक इंटरप्रिटेशन करे, उनका एक निर्वचन करे, उनको एक टोटल मीनिंग दे, अर्थ दे कि वास्तव में जो व्यवहार हो रहे हैं उनका कारण क्या है, उसका आधार क्या है। तो सोशियोलॉजिस्ट का काम जो अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं, जो व्यवहार हो रहा है सिर्फ उसी को नहीं देखना, वह व्यवहार के पीछे कारण क्या है, वो अर्थ क्या है, वो किस कारण कोई व्यक्ति एक दी हुई स्थिति में एक विशेष प्रकार का व्यवहार कर रहा है, वह तय होता है कि वह उस दशा को और अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को क्या अर्थ दे रहा है। उस अर्थ के आधार पर ही वह क्रिया कर रहा है। तो इसलिए सोशियोलॉजिस्ट का काम ये है कि वह उन मीनिंग्स को समझे और उन मीनिंग्स को समझकर एक निर्वचनात्मक समझ विकसित करे, उस पूरे इंटरैक्शन की, उस पूरी अंतर्क्रिया की एक समझ उसको विकसित करे। तो
फिर वह सामाजिक क्रिया को सही ढंग से समझ पाएगा, उस पूरी अंतर क्रिया को सही ढंग से समझ पाएगा। अब इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कि एक सिचुएशन है, एक नेता है जो स्टेज पर खड़ा है और सामने लोगों की एक भीड़ है जिनको वो संबोधित कर रहा है। अब ये एक सिचुएशन है, और फिर जो नेता है वह कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, कुछ अच्छी अच्छी प्रॉमिसेस कर रहा है, और जो सामने श्रोता बैठे हैं वो बीच बीच में कभी ताली बजाते हैं, कभी एक सेक्शन उसमें से हूटिंग करता है, विरोध करता है, कभी एक सेक्शन कुछ स्लोगन्स बोलता है। तो इस तरह की एक सिचुएशन वहाँ पर आप देख रहे हैं। तो अब अगर आप मैक्स वेबर की बात को सामने रख कर के इस घटना को देखें, तो अगर हम इस घटना का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं समझें, तो हम इस पूरे व्यवहार को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। मैक्स वेबर ने कहा है कि आपको पहले तो ये समझना होगा कि वो सिचुएशन क्या है, और फिर आपको ये भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो है वह उस सिचुएशन को क्या अर्थ दे रहा, और दूसरे व्यक्ति के क्रियाकलापों को क्या अर्थ दे रहा, उसके हिसाब से ही उनकी जो ये अंतर्क्रिया है उसका स्वरूप तय होता है। तो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि भाई एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, जो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और लोग उससे सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए कि ये जो सभा हो रही है वह चुनाव के समय हो रही है, अर्थात चुनाव होने वाले हैं, तो कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस का है, और जब हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट है और फिर हम वो सुन रहे हैं कि वो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी प्रॉमिसेस कर रहा है, तो उसका अर्थ जो है वो एक अलग दिशा ले लेता है। ये पूरी सिचुएशन एक नए दिशा में आगे बढ़ती है। तो मैक्स वेबर यही कह रहे हैं कि केवल जब तक हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे, तब तक हम टोटलिटी में किसी भी इंटरैक्शन के अर्थ को सही ढंग से, उसका सही मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा हमें यह समझना पड़ेगा कि जो एक दी हुई सिचुएशन है उसको वो एक्टर्स कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, और साथ ही जो लोग उस दशा के अंदर हैं वे एक दूसरे के व्यवहारों को क्या व्यक्तिनिष्ठ अर्थ दे रहे हैं, क्या अपना अर्थ दे रहे हैं। और अगर हम वह समझ पाएंगे तब हम उस इंटरैक्शन का जो पूरा स्वरूप है, जो उसका पूरा नेचर है, जो उसकी पूरी प्रकृति है, उसको सही ढंग से समझ पाएंगे। Weber argued that unlike physical substances, human beings have consciousness. They simply don't react to stimuli but observe, think, give meaning and interpret situations and then respond. तो मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य कोई भौतिक पदार्थों की तरह नहीं है जो निर्जीव है, अचेतन है। जैसे हमने पानी को गर्म किया तो पानी गर्म हो जाता है, 100 डिग्री पर वो बॉयल हो जाता है, तो उसको बाहरी उद्दीपन दिया जाता है और उस पर उसका कोई प्रभाव होता है, वो उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे देता है। लेकिन मनुष्य सिर्फ पानी नहीं है कि उसको गर्म किया और वो 1 डिग्री पर उबलने लगा। मनुष्य की अपनी चेतना है और वह लगातार चीज़ों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, उनका विश्लेषण करता है, उनको अपने अर्थ देता है, और पूरा समझने के बाद वो प्रतिक्रिया करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। तो जब तक हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे या उस प्रोसेस को नहीं समझेंगे जो उसके रिस्पॉन्स को, उसकी प्रतिक्रिया को तय करती है, तब तक हम उसकी प्रतिक्रिया को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, ज़्यादातर वह अचेतन निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं जिनकी अपनी कोई चेतना नहीं होती। लेकिन समाज में हम जिन लोगों का अध्ययन कर रहे हैं उनमें चेतना होती है, और इसलिए उनका जो रिस्पॉन्स है वह जो निर्जीव पदार्थ हैं उनके रिस्पॉन्स से अलग होता है, और इसलिए हमारी मेथडोलॉजी अलग होनी चाहिए। This is why methods used to study physical substances would not suffice in the study of society. तो वो कह रहे हैं कि वे जो मेथड्स हैं जो प्राकृतिक विज्ञान इस्तेमाल करते हैं वो पर्याप्त नहीं है
समाज के अध्ययन के लिए हमें और गहन तरीके इस्तेमाल करने होंगे, अलग तरीके इस्तेमाल करने होंगे। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो समाजशास्त्री है वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में है अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं या अपने अध्ययन की इकाई है उसके व्यवहार को समझने के लिए। ऐसा वो क्यों कहते हैं? वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि जो प्राकृतिक वैज्ञानिक है वो तो केवल ये देखता है कि किसी वस्तु पर किसी बाहरी उद्दीपन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी अगर कोई पदार्थ है उसको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको ठंडा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको अगर हम बीट कर रहे हैं, उसे काट रहे हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो हम ये भी जान सकते हैं कि उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है वह क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम खुद समाज का हिस्सा हैं और इसलिए हम उसके बहुत से व्यवहारों को समझ सकते हैं। वो कहते हैं हम अपने यूनिट से इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं और इसलिए हमारे लिए अधिक आसान है उनके व्यवहारों को समझना। जो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं उनके जो अध्ययन की वस्तु है वह निर्जीव है, वो उससे पूछ नहीं सकते कि जो वह व्यवहार दिखा रहे हैं वह क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन हम अपने उत्तरदाताओं से, हम अपने अध्ययन की इकाइयों से बात कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं इसलिए जो समाजशास्त्री है वह बेटर प्लेस्ड है, वो बेहतर सिचुएशन में है कि वह अपने जो उत्तरदाता हैं या अध्ययन की इकाइयां हैं उनके व्यवहारों को न सिर्फ समझ सके, उसके कारणों को समझ सके। Social sciences and particularly sociology would need a different methodology to scientifically study social phenomena. तो वो ये कह रहे हैं कि चूँकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अलग प्रकार की है, इसलिए हमें अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा समाज का अध्ययन करने के लिए। मैक्स वेबर्स contribution to sociological theory and method is phenomenal. तो मैक्स वेबर का जो कंट्रीब्यूशन है समाजशास्त्र को, सिद्धांत और पद्धति दोनों को, बहुत अलग है, बहुत ही विशेष है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। He wrote numerous books and published scholarly articles in prestigious journals. उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और बहुत सारे विद्वतापूर्ण लेख लिखे, बहुत सारे बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रेस्टीजियस जो शोध पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनमें उन्होंने बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। तो अब हम उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर एक नज़र डाल लें। जो सबसे ज़्यादा चर्चित सिद्धांत है मैक्स वेबर का, उसकी चर्चा हम सबसे पहले करेंगे और जो आपके सिलेबस में भी है, द प्रोटेस्टेंट ईथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी प्रोटेस्टेंट आचार संहिता और पूंजीवाद का सार। ये उनका बहुत ही चर्चित अध्ययन है जिसको कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है और इसलिए भी इसका विशेष महत्व है। तो हम इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी, ये भी उनकी एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र के संबंध में उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो मेथडोलॉजी है, उसके बारे में विस्तार से लेख लिखे हैं। फिर द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द मेथडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेज एंड सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये उनकी कुछ और महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इसके अलावा भी उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये कुछ 4-5 उनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनकी जानकारी मैंने आपको दी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कंटिन्यू करेंगे आगे मैक्स वेबर के अलग अलग जो सिद्धांत हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा आपके साथ करेंगे। आप लोग लगातार इन वीडियोस को देखें और अपनी प्रतिक्रिया मुझे दें ताकि मुझे ये पता चले कि बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।